नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे मन से कर रहे होंगे। आइए थोड़ा सा हम तनाव को दूर करते हैं, ठीक है। तनाव को दूर किया जाए अच्छे से पढ़ाई करके, ठीक है। हो सकता है आप कहीं अपने रूम में होंगे या कोई किसी लाइब्रेरी में होंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा एक मकसद है कि जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनके तनाव को थोड़ा सा कम किया जाए। अगर थोड़ा सा भी मैं सफल हो गया, एक भी व्यक्ति का अगर तनाव कम करने में सफल हो गया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम पी प्रकाश है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पर। अब आपका नाम ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 59 नंबर। आगे हम लोग 58 तक देख चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ये आप सभी को पता होगा, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। पंडित उद्देश्य प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये हो जाएगा, देखिए तो कौन अधिनियमित किया है? संविधान सभा, है ना। संविधान सभा ही तो अधिनियमित की थी ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अधिनियमित किया कौन? संविधान सभा को कौन अधिनियमित किया? मतलब कि संविधान सभा हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा हो जाएगा। तो इसके बारे में और समझिए। देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं तो इसका स्पीड जो है थोड़ा सा कम रहता है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्पीड बढ़ा लिया कीजिए और उसके बाद पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, ये जो डेट है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 26 नवंबर 1949 जो है, इस दिन को तो संविधान को तो अधिनियमित किया ही गया था। अधिनियमित किसने किया? संविधान सभा ने किया। अधिनियमित किया मतलब आत्मार्पित किया, मतलब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको वो स्वीकार किया, या दूसरे शब्दों में कहा जाता है अंगीकृत हुआ, या कहा जाता है पारित हुआ, या कहा जाता है आंशिक रूप से लागू हुआ, ठीक है। और आप लोग को एक चीज़ और बता दें, जैसे कि इस दिन जो हमारा जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो इस दिन 16 अनुच्छेद जो थे वो लागू हुए थे, ठीक है। तो 16 अनुच्छेद कौन कौन है? आइए हम अभी आपको याद करा देते हैं, ठीक है। 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो लगातार जोड़िए, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 5 गो हो गया। उसके बाद 2 ठो और जोड़िए, 60 और 324, 6060 और 324, 324,
324 है, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद दो और जोड़िए, उसमें 266 और 267 है, ठीक है। शुरू से करते हैं, 5 6 7 8 9, 60 और 324, फिर 366 और 367 है, ठीक है। फिर आइए 379 और 380, 379 और 380, और उसके बाद एक ठो 388, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से देखते हैं, 5 6 7 8 9, उसके बाद 60 324, ठीक है। उसके बाद 366 और 367 है, ठीक है। उसके बाद 379 380 और एक 388, ठीक है। 379 80 388, और उसके बाद बच गया 4 ठो, तो 391 392 393 394, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 346 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1946 की बात हो रही है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन ही आता है, आंसर हो जाता है आपका 2 सितंबर 1946 हो जाता है, ठीक है। आइए लिखते हैं 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 सितंबर 1946 से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें एक चीज़ और है, तो ये 2 सितंबर 1946 को गठित होता है, तो यह किस मिशन के प्रस्ताव पर, तो कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर। जब कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पूछेगा कि प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1945 हो जाएगा। उसके बाद ही अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं वाला को चुनना है, तो जो जो होता है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप लोग इसका आंसर देखिए, 62 है ना। निम्नलिखित में से 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो कौन कौन था हमको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एस राधा कृष्णन जो है ना, वो इसमें मंत्री में नहीं थे, वो तो राजदूत थे ना। वो आपको पता होना चाहिए, जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था, तो वो रसिया में राजदूत थे, ठीक है, ये मंत्री नहीं थे, ठीक है ना। तो ये जो हैं बाकी कौन कौन मंत्री थे ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ए नंबर में क्या दिया है, सी राजगोपालाचारी दिया है ना, ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। देखिए, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझिए और अच्छे से ध्यान से, है ना। तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक नाम है जगजीवन राम, ये भी मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और आपको एक चीज़ और बता दें, जगजीवन राम ही ऐसे वो मंत्री थे जो सबसे अधिक लंबे दिनों तक मंत्री रहे हैं, ठीक है। और हमको लगता है कि यह करीब 32 वर्षों तक मंत्री पद पर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, 32 साल ही है, हालांकि सबसे ज़्यादा बार मंत्री रहने वाले यही हैं, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर। ठीक है, तो 63 नंबर में आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। करें कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 की बात हो रही है तो गवर्नर जनरल को ही होगी ना। और आज हमारे पास अवशेष शक्तियाँ किसको है? अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। अब आइए 64 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, आज फिर कर देंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, करीब 10 मिनट का वीडियो है, उसको अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा पर बनाए हुए हैं, बैठकों पर बनाए हुए हैं, संविधान सभा की बैठकें बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं 64 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है ना, शायद यही नाम है इनका, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए तो इनको जो है ना संवैधानिक सलाहकार चुना गया, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुना गया। तो कब चुना गया था? देखिए ये दूसरी जो बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को ही BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए उसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। आपको तो पता ही होगा ये चीज़। और देखिए हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये आपको शायद पता नहीं हो किन्हीं किन्हीं लोगों को, HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था, वो भी अस्थाई उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को किनको अस्थाई उपाध्यक्ष चुना गया था, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोग जो पिछला MCQ किए हैं उसमें हम बताए थे ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अब ये भी कोई पूछने की बात है, कानून मंत्री की बात हो रही है और प्रथम मंत्रिमंडल की बात हो रही है और वो भी स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, तो BR अम्बेडकर जी तो आएंगे ही, है ना। तो भीमराव अम्बेडकर जी को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है वो 1947 में बनता है। ठीक है, और बाकी इसमें देखिए कौन लोग हैं, इसमें बलदेव सिंह हैं, है ना। तो बलदेव सिंह को जो है ना रक्षा मंत्री बनाया गया था। देखिए दोस्तों, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। देखिए आपको हम एक बार मंत्री याद भी करवा सकते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे से याद भी किया है। तो क्या नाम था? बलदेव सिंह। देखिए तो इनका पूरा नाम था सरदार बलदेव सिंह। तो बल लगाते थे, बल लगा के ये क्या करते थे? रक्षा करते थे। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में 1947 में, बात कीजिए स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू बने ही थे और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध आज भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, और आपको भी पता होगा कि गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के बारे में मामले जो था वो वल्लभ भाई पटेल को था। क्यों? क्योंकि ये क्या किए थे? पूरे हमारे देश का एकीकरण, सभी राज्यों का, सभी रियासतों का एकीकरण कौन किए थे? आपको ही पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था इनको। अंतरिम सरकार में भी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था और
स्वतंत्रता के बाद जब मंत्रिमंडल बना 1947 में, बिना चुनाव हुए बना था, तो उसमें भी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री ही दिया गया था। ठीक है। और आपको बता दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। और जान मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। ठीक है। और अभी हम लोग पढ़े हैं विधि मंत्री, तो BR अम्बेडकर थे। ठीक ना। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि राजकुमारी अमृत कौर थी। तो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। इनके नाम में ही क्या है, अमृत है, अमृत। तो भाई अमृत पी के क्या होंगे, लोग स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। और आपको पता होना चाहिए कि राजकुमारी अमृत कौर जो है ना, एक ही विभाग के सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक कार्यकाल तक यह मंत्री रही है। ठीक है। चलिए, तब हम लोग बहुत ज़्यादा हो गया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब देखिए, तो ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, संविधान प्रारूप समिति के चर्चा। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो आपको पता होगा कि N गोपाल स्वामी अय्यर भी हैं और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों हैं, यानी 1 और 3 हो जाएगा, है ना। 1 और 3 हो जाएगा, C नंबर में है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति कहते हैं, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं अंग्रेजी में। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, एक हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर मोहम्मद सादुल्ला, फिर डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM मुंशी को कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी कहते हैं। ठीक है। BL मित्र, DP खैतान। ठीक है ना। BL मित्र की जगह फिर आए थे N माधव राव आए थे, है ना। और DP खैतान की जगह कौन आए थे, TT कृष्णामाचारी आए थे। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए 67, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है भाइयों। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए, एक हैं A नंबर में है ना, ऑस्टिन। इनका नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन महोदय जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था, और ये जो हैं ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे, ब्रिटिश थे और संविधान विशेषज्ञ थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी में इन्होंने लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, पूरा भारत था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, आप सभी को पता होगा। C नंबर में आ जाइए, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अब देखिए 69 कहता है, और यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो घबराइए नहीं, वीडियो पता नहीं कितना देर का बना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो देखिए, इसमें से गलत चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें से गलत, देखिए टिक मरा हुआ है इसमें, आंसर इसमें लगा हुआ है। आंसर है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। देखिए, ये गलत है लेकिन ये सही भी है। इसको हम समझाते हैं, आप लोग समझिए अच्छा से। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। इसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर हम सार्वभौम हटाएंगे ना, ये सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, सभी वयस्कों के लिए मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार किनको किनको था, आप D नंबर एक बार पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। D नंबर में क्या लिखा है, D नंबर में लिखा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, ध्यान दीजिएगा, टैक्स, संपत्ति,
और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो शैक्षणिक में थे यानी पढ़े लिखे एक क्राइटेरिया था, और संपत्ति भी जिनके पास था, और जो सरकार को किसी एक खास रकम तक टैक्स देते थे, वही जो वयस्क भी थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे एकदम शांति मन से देखिएगा। ठीक है, और भी आप जो भी चाहते हैं वो आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है ना, हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि आप लोग बताएं कि हम और क्या डालें। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए और अच्छे से पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगा हम आपको शेयर करेंगे, और आपका टाइम मैंने इतना लिया इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो ये मैं दुआ करता हूँ। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।